तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि आप लॉ में कैसे ट्रिक यूज करके सारे क्वेश्चंस, सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे। और ये कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे आपको याद करने की ज़रूरत है। 3-4 क्वेश्चंस भी मैं नीचे लिया हूँ, ट्रिक बताने के बाद आपको बता दूंगा कि कैसे वो बन जाएगा। आप एक बार पढ़ लोगे ना, ये सिर्फ ट्रिक, सिर्फ पढ़ना, याद भी नहीं करना, तो आप सारे केस बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और 100% अगर आपने वैसे सोल्व किया तो केस बेस्ड में 100% चांसेस है कि आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे इस तरह केस स्टडी आपको गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन है, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। सबसे पहले क्या करना है, आप देखिए, ये जो है, जो भी क्वेश्चन होता है जो केस बेस्ड वाला, वो क्वेश्चन खुद ही आपको एक इंडिकेशन या एक संकेत देता है कि आपको कौन सा डेफिनेशन या कौन सा प्रोविजन लिखना है। कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोविजन। अगर आपने प्रोविजन लिख दिया तो 70 to 80% आपने क्वेश्चन सही कर दिया, अगर सही प्रोविजन लिखा तो सही प्रोविजन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको पहला लाइन पढ़ना है। और पहला लाइन जैसे ही आप केस स्टडी का पढ़ोगे तो वो जरूर किसी ना किसी टॉपिक का ही बात कर रहा होगा। वो खुद ही कह देगा कि किस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टॉपिक को आपको डिफाइन कर देना है। या फिर ऐसा समझिए कि अगर कोई इंडिकेशन पहले लाइन से नहीं समझ में आया कि कौन सा टॉपिक की बात कर रहा है, कौन सा चैप्टर का है, तो दूसरे लाइन को पढ़िए। उससे समझ में नहीं है तो तीसरे लाइन को पढ़िए। वो खुद ही इंडिकेशन दे ही देगा आपको। और जो जो इंडिकेशन आपको मिलते जा रहा है हर एक लाइन से, उसको आपको डिफाइन करते जाना है प्रोविजन में, दैट्स इट। और यस और नो करके आपको कंक्लूजन दे देना होता है। ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी फैक्ट के भी नंबर मिलते हैं, मानते हैं, लेकिन मेन प्रोविजन होता है। फैक्ट तो समरी लिखते हो क्वेश्चन का, वो तो लिख ही दोगे। मेन होता है कि आपको प्रोविजन समझ में नहीं आता, और समझ में आता तो आप लिख नहीं पाते। सबसे बढ़िया तरीका है कि एक लाइन पढ़े और जिस टर्म को वो बता रहा है उस टर्म को डिफाइन करे। आइए सीधा क्वेश्चन देखते हैं। अमित अ माइनर, पहले ही लाइन जैसे ही हम शुरू किया वहाँ पे एक माइनर वर्ड आ गया, यहाँ पे देखिए माइनर। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही माइनर वर्ड दिया ना, कोई ज़रूरत नहीं आगे पढ़ने की, सीधा आप माइनर डिफाइन कर दो कि माइनर होता क्या। तो प्रोविजन में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि एज पर द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप क्या कीजिए, आप माइनर को पहले डिफाइन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पहले लाइन से माइनर समझ में आया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन है उसको कराएंगे ये सब, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको जो है वो आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, प्रोविजन आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। तो पहली चीज़, जैसे ही पढ़े तो माइनर समझ में आया, वही मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे टर्म्स को डिफाइन करते जाना। तो पहला जैसे ही लाइन पढ़े हम, तो उसमें पता चला कि एक कॉलेज का माइनर है कोई अमित जो कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, तो माइनर है तो माइनर को हमने डिफाइन कर दिया। और क्या बोला, ही टूक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम भावेश फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस एंड टू परचेज बुक्स एंड एग्री टू रीपे बाई 31 दिसंबर 2023। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि एक माइनर तो था, माइनर को तो हमने डिफाइन कर दिया प्रोविजन में पहला लाइन। अब दूसरा लाइन क्या लिखूँ, मैं ये लिखूँ कि वो माइनर जो है वो लोन लिया है, किस चीज़ के लिए, कॉलेज फ़ी के लिए और बुक्स के लिए। ये नेसेसिटी चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब माइनर कोई लोन लेता है और अगर वो अपनी नेसेसिटीज़ के लिए लेता है तो उसका प्रोविजन क्या होता है। तो आपको पता है कि नेसेसिटीज़ के लिए अगर वो लेता है तो आपको पे करना होता है उसका प्राइस। तो पहले माइनर डिफाइन कर दिया। अब दूसरा आपको कैसे पता चला कि क्या डिफाइन करना है, दूसरी लाइन से आपको पता चला। कैसे? जैसे आपने दूसरा लाइन पढ़ा कि ही टूक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम भावेश फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फी, अपना कॉलेज फी को पे करने के लिए। पहली चीज़ की वो माइनर था, वो तो आपने डिफाइन कर दिया। दूसरी चीज़ की वो कॉलेज फी के लिए किसी से लोन लिया। अब आप इस चीज़ को डिफाइन कीजिए कि जब माइनर लोन लेता है तो क्या होता है। तो दूसरी बात हमने ये डिफाइन किया, एंड एनी वन whom he is legally bound to support, जिसने भी उसे सपोर्ट किया, किस चीज़ के लिए, नेसेसिटीज़ के लिए, नेसेसिटीज़ के लिए, जो उसके कंडीशन के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी थी। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाइज इज इंटाइटल टू रीइम्बर्स्ड। अब इतना तो आपको समझ में आता था कि देखिए, जब आप, पहला चीज़ तो आपको समझ में क्या आया, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, माइनर, पहला वर्ड आपको माइनर, तो माइनर आपने डिफाइन कर दिया, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरी चीज़ समझ में आया कि माइनर ने लिया है लोन, और किस चीज़ के लिए लिया है, वो लिया अपने नेसेसिटीज़ के लिए। तो हमको आप सोचिए कि आप जो प्रोविज़न पढ़े होंगे कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, माइनर जब लोन लेता है ना तो उसको क्या करना होता है। दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि माइनर ने लोन लिया। तो अब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो नीचे दूसरे लाइन में। जैसे यहाँ पे दूसरा लाइन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पहला तो ऊपर और दूसरा यहाँ, कि वो लोन लिया है। और जब लोन लेता है किसी से नेसेसिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेसेसिटीज़ वर्ड भी दे दिया, ये खुद ही इंडिकेट करेगा क्वेश्चन की कौन सा टॉपिक लिखना है। यहाँ पे लिख दिया ना खुद से ही कि किस चीज़ के लिए लिया है, कॉलेज फ़ी के लिए लिया है और परचेज और बुक्स के लिए, यानी कि पर्सनल नेसेसिटीज़ के लिए, जो लाइफ की ज़रूरतें हैं। ठीक, तो वो चीज़ हमने लिख दिया कि हाँ, ज़रूरत के लिए लिया है तो उसको पे करना पड़ता है। ठीक, अगला लाइन हम पढ़ते हैं। अमित फेल्स टू पे बैक द लोन टू भावेश एंड भावेश नॉट वांट टू रिकवर द लोन फ्रॉम अमित आउट ऑफ हिज एसेट्स। मतलब अब यहाँ से क्या समझ में आया
कि लोन तो लिया, उसको दे देना चाहिए था, लेकिन अब वो दे नहीं पा रहा है। दे देना चाहिए था वो बात तो हम लिख दी है कि हाँ नेसेसिटी सप्लाई किया गया है, तो जो भी उसको दिया उसको वो पे कर देगा। दूसरी चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि अमित जो है वो पे नहीं कर रहा है लोन, मतलब वो फेल्स हो रहा है, वो पे नहीं कर पा रहा है। तो इस लाइन से हमको क्या इंडिकेशन मिला? तीसरा पॉइंट जो ये है, एक पॉइंट तो स्टार्टिंग में ही था, ठीक है, वन लाइन यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आया था माइनर, फिर हमने दूसरे लाइन पढ़ा तो वहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिला? दूसरा लाइन पढ़ा था तो हमें ये पता चला था कि वो नेसेसिटीज़ के लिए लिया है, ठीक है। अब तीसरा लाइन जब हम पढ़े तो वहाँ से हमें समझ में आया कि वो फेल हो गया लोन देने के लिए और सामने वाला रिकवर करना चाहता है। तो तीसरा लाइन अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि माइनर अगर फेल होता है पे करने के लिए, और हिंट भी क्वेश्चन दे रखा है कि और उसके पास एसेट्स भी है, तो अब हम लिखेंगे कि अगर जितना का एसेट्स है उतना तक जो है वो माइनर का एसेट्स जो है वो सामने वाला जिसने पे कर रखा था वो ले लेगा। समझ गया बात? पूरा प्रोविजन हमने तोड़ कर रख दिया, कुछ भी ऐसा नहीं था क्वेश्चन में कि आपको याद करने की सारी चीज़ें जरूरत थी। जो आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी उससे ही पूरा क्वेश्चन का प्रोविजन कंप्लीट हो गया। आपको कि क्या ये कंप्लीट हो गया? हाँ, उसको क्या है, रिम्बर्स्ड किया जाता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। कहोगे कि अब ये पॉइंट कहाँ से लिखा? खुद लिखा है कि वहाँ पे उसके पास एसेट्स भी था। तो अब हम सोच रहे कि माइनर के पास एसेट्स होता है तो वो होता है पेमेंट के लिए। क्या पेमेंट के लिए? जो आप नेसेसिटीज़ के लिए लिए हो उसी के अगेंस्ट पे करने के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला लाइन जब हमने पढ़ा तो पता चला कि अमित एक माइनर है, तो हमने माइनर को यहाँ तक डिफाइन कर दिया, ठीक, ओके, माइनर को हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा लाइन जैसे ही हमने पढ़ा कि ही टूक अ लोन, लोन लिया है और किस चीज़ के लिए? कॉलेज फी के लिए और अपने बुक्स के लिए। तो फिर हमें साथ पता चला दूसरे लाइन से कि माइनर तो है वो तो डिफाइन कर दिया। दूसरे लाइन के हमें क्या डिफाइन करना है? ये डिफाइन करना है कि कोई माइनर जो है वो लोन लिया है अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, तो हमने वो भी डिफाइन कर दिया। तीसरी चीज़ कि अमित फेल हो गया, तो हम ये भी लिखें कि अगर आपने लिया है लोन के किसी से लिए नेसेसिटीज़ के लिए और फेल हो गए, तो फेल होने में क्या करते थे? यहाँ पे आपको समझना है, कनेक्ट करना है कि फेल होता था अगर पे करने में तो उसका पर्सनल एसेट्स यूज होता था। एसेट्स का भी बात यहाँ पे कर दिया है कि एसेट्स उसके पास है, तो अभी एसेट्स को डिफाइन कीजिए कि हाँ अगर उसके पास एसेट्स है तो एसेट्स से रिकवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया कि रिम्बर्स्ड हो जाएगा किससे? प्रॉपर्टी से। अब ये प्रोविजन बड़ा भी हो सकता था। देखिए अब एक ही लाइन, दो लाइन में सारा मैं लिख दिया हूँ प्रोविजन, जैसे ICI बुक में आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 लाइन में आराम से इसका प्रोविजन होता। पहला लिखते कि माइनर वो है जो कि 18 साल से नीचे होता है। दूसरी चीज़ लिखते प्रोविजन में ही कि अगर वो कोई लोन लेता है किस चीज़ के लिए? अपने नेसेसिटीज़ के लिए, जैसे मैं कॉलेज फ़ी या परचेज ऑफ बुक्स के लिए, तो उसको रीपे भी करना है। तीसरी चीज़ हम ये लिखते कि अगर अमित के पास अगर कोई एसेट्स है, ये भी लिख दीजिए क्योंकि एसेट्स की यहाँ पे बात किया, और माइनर के पास अगर एसेट्स है और अगर वो फेल हो जाता है, देखिए क्वेश्चन में सारा प्रोविजन, अगर वो फेल हो जाता है पे करने के लिए, तो हमें तो इतना तो पता है कि एसेट्स जो है वो जब फेल हो जाता है पे करने के लिए तो उसका पर्सनल एसेट्स यूज हो जाता है, तो एसेट्स जो है वो रिकवर्ड के लिए यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा कि यस या नो, आप डेफिनेटली लिख दोगे कि जो जितना एसेट्स है उतना तक वो ले लेगा। तो ये कंक्लूजन है सिर्फ कि अमित जो है वो नेसेसिटीज़ के लिए लिया है, तो भावेश जो है वो केस जीत जाएगा अगेंस्ट दी एसेट्स, मतलब एसेट से वो प्रोसीड से ले लेगा, मतलब जितना भी रिकवर होगा। बात समझ गया आप? एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम लिया, बाकी क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो भी लाइन है क्वेश्चन में, आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी होगा, उस लाइन को समझिए, एक लाइन समझिए और कनेक्ट कीजिए प्रोविजन से। जैसे पहला लाइन हमने पढ़ा तो वहाँ पे पता चला कि कोई माइनर है, हमने माइनर को डिफाइन कर दिया। माइनर को कहाँ डिफाइन किया? यहाँ तक माइनर डिफाइन कर दिया। दूसरे लाइन हम पढ़े कि लोन लिया है माइनर और अपनी नेसेसिटीज़ के लिए, तब उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अगर नेसेसिटीज़ के लिए माइनर ने लिया है तो बाद में उसको पे करना पड़ेगा अगर उसके पास एसेट्स है तो, ठीक। तीसरा लाइन हमने पढ़ा कि वो सच में फेल ही हो गया, तो वही बात कि अगर वो फेल हुआ है तो वो पे करेगा अपने एसेट्स तक। तो यही बस दो ही तीन बातें लिखनी थी, एक माइनर है, दूसरा वो नेसेसिटीज़ के लिए है तो उसको पे करना पड़ेगा किसके? एसेट्स के थ्रू। अगर उसके पास एसेट्स है तो, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि एसेट्स है तो उसमें लिख दीजिए कि हाँ एसेट्स है तो उसको पे करना पड़ेगा, बात खत्म। अब देखिए ये तो गया एक लाइन पढ़ने से। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जहाँ पे बहुत सारे इंडिकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे। इसमें तो 2 इंडिकेशन मिला, जनरली 2 या 3 भी आप लिख सकते हो, 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हो। एक तो मिला माइनर, दूसरा मिला कि उसने लोन लिया है, तीसरा मिला कि उसके पास एसेट्स भी है, चौथा कि वो फेल हो गया। तो ये चारों चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो टॉपिक वाइज। और चारों टॉपिक ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं, आपको सारे टॉपिक्स क्वेश्चन में ही था। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे तो 3-4 ही मिला, 5-6 उस सब को डिफाइन करते जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैमुअल परचेज करता है टीवी फ्रॉम अरुण द ओनर ऑफ गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, परचेज किया। ये अभी पहला लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या लिखा है? ऑन द कंडीशन दैट फॉर द फर्स्ट 3 days ही विल चेक इट्स क्वालिटी एंड इफ द ही विल बी सेटिस्फाइड विल पे द प्राइसेस, अदरवाइज ही विल रिटर्न द टेलीविजन सेट। अब कोई है सैमुअल, उसने परचेज किया और बोला कि मैं चेक करूंगा
3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक। अगर ये अच्छे से चला टीवी तो मैं तो रख लूँगा, 3 दिन के बाद मैं इसको पेमेंट कर दूंगा, और अगर नहीं चला ना भाई तो मैं रिटर्न कर दूंगा। मतलब यहाँ से क्या आपको पता चला? मतलब यहाँ पे टॉपिक हो रहा है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस की। जैसे ही हम देखें कंडीशन की, यहाँ पे रिटर्न की बात कर रहा है। पहला लाइन जब आप यहाँ से पढ़े, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या समझ में आया? कि वो कंडीशन पे खरीदा है कि अगर वो कंडीशन फुलफिल हुआ, मतलब 3 दिन तक अगर वो सेटिस्फाइड हुआ, अगर वो क्वालिटी का चीज़ उसको लगा कि हाँ ठीक है टीवी, तो मैं रख लूँगा, मतलब परचेज कर लूँगा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा। मतलब ये सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस का केस हो गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस को डिफाइन कर दो। क्या? सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस को डिफाइन कर दो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तब क्या होता है? उसके कंडीशन है, द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। हमें पता है कि कैसे पास होता है, जब वो अप्रूवल दे दे या फिर कुछ ऐसा उसके साथ कर दे, या फिर वो अप्रूवल ना दे और ऐसा पता चले कि वो एक्सेप्ट कर लिया है। इतना तो हम जानते हैं कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस के 3 कंडीशन है। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस को एक्सप्लेन कर दिया कि जब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे आप खरीदे हैं तो उस पर प्रॉपर्टी तभी पास होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मान लीजिए कि उसने लिया था कि 3 दिन के बाद क्वालिटी चेक करूँगा, अगर वो क्वालिटी चेक कर लेता, ठीक है, उसको रख लेता, 3 दिन के बाद देता ही नहीं, या उसको मान लीजिए बेच देता, ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो आप देखिए पहला जैसे ही वहाँ पे टॉपिक क्या था? सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। आपको समझ में कैसे आया? पहला लाइन आपने जब पढ़ा, वो खरीदा और बोला कि कंडीशन पे मैं आपको या तो रिटर्न कर दूंगा या एक्सेप्ट कर लूँगा। तो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस समझ में आ गया, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस है क्या। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया यहाँ तक। ये एक्सेप्टेंस होता है, मतलब ऐसे इसमें प्रॉपर्टी पास होता है, ऐसे सेल माना जाता है, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया सिंपली सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस को। अब अगला लाइन हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला प्रोविजन था तो पहला देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ तक आ गया, ये है फर्स्ट पहला लाइन का। दूसरे लाइन, ऑन द सेकेंड डे टेलीविजन वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अब ये मिल गया दूसरा लाइन कि अगर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे आप लिए हैं, ठीक, और अगर वो स्पॉइल हो जाए तो उसका क्या कंडीशन है? मतलब गुड्स ही खत्म हो जाए, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे आप अपने पास लाए हैं और गुड्स किसी वजह से खत्म हो जाए, जैसे इसमें लिखा है कि अर्थक्वेक से वजह से खत्म हो जाए। तब इस चीज़ को लिखिए। आपको पता है कि अगर गुड्स खत्म हो जाता है और टाइम से पहले खत्म हुआ, आपको तो पता है कि सेकंड डे पे ही खत्म हो गया, देख रहे हो यहाँ पे, तो दूसरा इंडिकेशन क्या मिला कि टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ, वो खत्म हो गया, तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना ही बायर ना ही सेलर। बायर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास अभी प्रॉपर्टी नहीं है थी, प्रॉपर्टी तो 3 दिन के बाद ट्रांसफर होनी थी ना। तो दूसरे लाइन से आपको ये पता चला कि समय खत्म होने से पहले, यानी कि एक्चुअल में सेल होने से पहले, एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले गुड्स लॉस्ट हो गया। और अगर गुड्स लॉस्ट हो गया तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था टॉपिक कि लॉस्ट हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास नहीं गया था, तो बायर को आप लायबल नहीं रख सकते। यही तो बात है ना। अब आप देखो, पहला तो आपको पता चला कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, तो आपने सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस को एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये चीज़ होता है भाई, और ऐसे ऐसे इसमें सेल माना जाता है। दूसरी चीज़ बोला कि टाइम तो रहता है, ये तो आप भी जानते हो। अब उस टाइम से पहले ही खत्म हो गई, तो अब इस चीज़ को लिखिएगा, अगर टाइम से पहले खत्म हो जाता है तो बायर लायबल नहीं होता है। सिंपल इतना लिख दो और कुछ मत लिखो, कि अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स बेचा गया सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे और टाइम खत्म नहीं हुआ है और वो स्पॉइल हो गया तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये तो हम भी जानते हैं। तो बस उसी चीज़ को लिखने देना था। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है सेक्शन, हालांकि ये मेंशन नहीं भी करोगे तो चलेगा, कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ है और कोई यहाँ पे फॉल्ट नहीं है, ठीक है, ना ही बायर ने किया और ना ही सेलर ने, और गुड्स जो है वो डैमेज्ड हो गया है या फिर नो लॉन्गर अवेलेबल टू आंसर टू दियर डिस्क्रिप्शन, अब वो बचा ही नहीं है, समझ रहे हो। और कोई भी यहाँ पे रिस्क जो है वो बायर के पास नहीं गया, जैसे ऊपर हमने बात किया था, जैसे ये कंडीशन का, द एग्रीमेंट इज देयर बाय वॉइड एंड द बायर इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस। बस यही प्रोविजन में आपको लिखना था। तीन ही यहाँ पे बात, कितना बात किया था? बस 2 ही पॉइंट का बात किया। तीसरा तो ये बोल दिया कि कौन लायबल, विल सैमुअल इज लायबल टू पे द प्राइस, तो सैमुअल तो लायबल नहीं होगा क्योंकि उसके पास राइट नहीं आया था। ये 3 प्रोविजन, आप 3 या 2 भी लिखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। कंक्लूजन में तीसरा अपने आप आ जाएगा, 2 ही प्रोविजन लिखोगे तो कंक्लूजन में तीसरा अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम पढ़े तो वहाँ पे पता चला कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे खरीदा है। क्यों? वहाँ पे पता चला कि 3 दिन के लिए ले जा रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो 3 दिन के बाद मैं तुम्हें पे कर दूंगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो विदिन 3 डेज मैं रिटर्न कर दूंगा। अब 2 तारीख 3 दिन होना था तो दूसरे दिन ही स्पॉइल हो गया। तो पहला तो हम रिटर्न, पहला हम एक्सप्लेन किया सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, पहला लाइन से समझ में आया। दूसरे लाइन से समझ में आया कि विद इन द टाइम वो खत्म हो गया गुड्स, तो हम लिख देंगे कि अगर विद इन द टाइम अगर गुड्स लॉस्ट हो जाता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब बायर से प्राइस रिकवर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्क ट्रांसफर तब तक नहीं हुआ होता है। वही बातें तो हमने लिखा है यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये हमने लिखा कि अगर गुड्स जो है वो पेरिश्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो रिस्क तो बायर के पास होता नहीं है,
तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, अवॉइडेड हो जाता है, और बायर इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस। कहानी खत्म, प्रोविजन। अब यहाँ पे कंक्लूजन में भी सिंपली लिख सकते हो आप डायरेक्टली कि एज पर द एबव प्रोविजन, उसके पास क्योंकि क्या कहते हैं, रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ था, रिस्क इज नॉट पास टू द बायर, तो इसलिए वो लायबल नहीं होगा। बस कंक्लूजन में ये चीज़। और फैक्ट में तो आप ऐसे भी फोटोकॉपी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये पूरा जो है वो फैक्ट लिखा हुआ है शॉर्ट में। अब फैक्ट समरी लिखना 4 से 5 लाइन में आप किसी भी क्वेश्चन के फैक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेन जो है वो प्रोविजन हो, प्रोविजन मैं मानता हूँ कि आपको मैंने समझा दिया है। जितना आप पढ़ोगे ना तोड़ तोड़ कर, उतना प्रोविजन इसमें मिलेगा, और वो सारे प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करने हैं बस। अब तीसरा क्वेश्चन में ट्रिक देखो। आओ तीसरा क्वेश्चन। 3 पार्टनर हैं, साहिल, अमित, कुणाल। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा कि अरे यार यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें ट्रिक लगाओगे आराम से बन जाएगा। मैंने क्या बोला था कि जब तक तब तक पढ़ते जाओ जब तक कोई वहाँ से इंडिकेशन न मिले किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पे देखो क्या इंडिकेशन मिलता है, तीनों पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। द फर्म इज डीलर इन ऑफिस फर्नीचर। डीलर, ये तो कोई प्रोविजन है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई प्रोविजन मिल जाए लॉ से बेस्ड। दे हैव रेगुलर डीलिंग, वो लोग डीलिंग भी करते हैं, फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा केस में हेरफेर हुआ नहीं है, ना ही कोई टॉपिक स्पेसिफिक यहाँ पे आया है जिसको हम एक्सप्लेन करें, ठीक। 30 जून को वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर कुणाल डाइड। हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे मिल गया कि ये एक पार्टनर मर गया। जैसे पहले सब कुछ चल रहा था तो वहाँ पे तो कुछ होना ही नहीं था। अब केस में एक्सप्लेन कब करना होता है, जब कुछ हो तो हो केस लॉ में, ठीक है। जैसे वहाँ पे था कि माइनर हो गया तो उसको हमने एक्सप्लेन किया था। पिछले में था कि सेल का था कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे था, तो उसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे आया, पहले लाइन में तो कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे लाइन में भी कुछ, तीसरे में जो है मोड़ आया। जैसे ही मोड़ आया आपको उसको एक्सप्लेन करना है। मोड़ क्या आया कि एक पार्टनर जो था मिस्टर कुणाल, ये भाई साहब 3 पार्टनर में से वो मर गया। ओहो, ठीक है, यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है। पहला तो ये हो गया। अब ऐसे थोड़े ना कि डेथ ऑफ पार्टनर का कोई प्रोविजन है, नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो उसको देख लेते कि ये रिलेट किससे करता है, डेथ हुआ है तो। द फर्म ऑर्डर्ड MS&AB एंड कंपनी टू सप्लाई द फर्नीचर फॉर दियर बिजनेस ऑन 25 मई 2023 वेन कुणाल वाज अलाइव। मतलब एक पार्टनर मर गया है और जब वो जिंदा था तो तभी जो है वो जो जिस फर्म में वो है, वो फर्म ने किसी के साथ बिजनेस किया था, किस चीज़ के लिए, कि तुम भाई सप्लाई कर दो, मैं पे कर दूंगा, ठीक। आगे देखते हैं। अभी तक इतना यहाँ पे सप्लाई का तो कोई केस होता नहीं है, कोई आप लॉ पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन अभी नहीं पता चला है। एक इंडिकेशन पता चला है कि पार्टनर मर गया है। अब पार्टनर मर गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे कि क्या हुआ है। अभी तो कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंसेज आया नहीं है, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर है पहली चीज़। डेथ ऑफ पार्टनर को आपको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर डेथ ऑफ पार्टनर हो जाता है तो उसका जो है वो पर्सनल एसेट्स वो लायबल नहीं होता। समझ रहे हो आप, अगर कोई पार्टनर मर गया है तो उसका एसेट्स जो है वो लायबल नहीं होता। इतना तो पहले से ही समझ गया। पहला कहाँ से, यहाँ से कि पार्टनर जो है वो मर गया। पहला लाइन यहाँ लिख देता हूँ, पहला कि पार्टनर मर चुका है, तो आप एक्सप्लेन कर दो कि कोई पार्टनर मर चुका है, तो अगर उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या उसके आफ्टर कुछ भी हो रहा है तो उसके पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होंगे। हाँ, जब तक वो जिंदा था जब तक, तब तक उसके जितनी लायबिलिटी थी उतने के लिए वो लायबल रहेगा। ये चीज़ आप लिख दीजिए। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए कॉन्ट्रैक्ट है अगर पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप जो है वो डिजोल्व नहीं होगा डेथ से। हाँ, वही बात है कि डिजोल्व थोड़े ना होगा। द एसेट्स ऑफ डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। वो मैंने ऐसे ही आफ्टर, हालांकि आफ्टर ऐसे मिला नहीं, लेकिन आपको जैसे ही आप पढ़े कि पार्टनर का मौत हो गया तो आप भी समझ गए कि भाई पार्टनर अगर मर जाता है ना कोई, तो बाद में वो लायबल नहीं होता किसी चीज़ के लिए। तो उसको मैंने लिख दिया कि अगर मर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन ये बात जरूर है कि वो अब आगे लायबल नहीं होने वाला। ये चीज़ मैंने लिख दिया, पहले लाइन से समझ में आया। अगला लाइन पढ़ते हैं। जो 2 लोग बचे थे ना वो बिजनेस आराम से चला रहे हैं, कुणाल मर गया उसके बाद भी, ठीक, और कोई नोटिस भी नहीं दिए। अच्छा, अब यहाँ पे बात आया कि अगर पार्टनर मर जाए और अगर आपने नोटिस नहीं दिया है, नोटिस की बात आ गई, तो भी आप लायबल होगे और वो जो मरा हुआ है वो लायबल नहीं होगा। अब पब्लिक जाने कि पार्टनर मरा हुआ है या न जाने, उससे लायबिलिटी का क्या लेन देना। अगर वो मर चुका है तो उसका पर्सनल एसेट्स यूज नहीं होगा, वो जितने के लिए जिंदा था उतने के लिए वो लायबल रहेगा, इतना तो आपको भी पता है। तो जैसे ही यहाँ पे नोटिस वर्ड आया कि कोई नोटिस नहीं दिया, तो आपको नोटिस को भी एक्सप्लेन कर देनी चाहिए कि हाँ अगर पार्टनर कोई मर गया है, मर गया वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि डेथ हो गया तो वो लायबल नहीं रहेगा उसके बाद। और ये भी लिख दिया कि इन ऑर्डर स्टेट जो है वो डिसीज पार्टनर का वो लायबिलिटी से हट जाता है फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, यानी कि आफ्टर में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और देखिए जैसे नोटिस की बात आई तो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया कि इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस आइदर टू पब्लिक और द पर्सन हैविंग डीलिंग विद द फर्म। मर गया उसकी नोटिस देने की कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने जरूरी ही आपको देना है। हम फर्म चला रहे हैं तो हम लायबल होंगे, ठीक है। अब मर गया है उसका तो लायबिलिटी डिस्चार्ज ऑलरेडी हो चुका है, पर्सनल एसेट्स कभी नहीं यूज होगा। वही लिखा है कि प्राइवेट एसेट्स जो है वो लायबल नहीं होंगे आफ्टर हिज डेथ। समझ गए, बस 2 ही पॉइंट यहाँ तक अभी तक हमको समझ में आया और 2 पॉइंट हमने लिख दिया।
अब दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला डेथ ऑफ पार्टनर, तो हमने लिख दिया डेथ ऑफ पार्टनर जो है, अगर कोई डिसीज ऑफ पार्टनर हो जाता है तो उससे फर्म बंद नहीं होता, और उसके बाद वो कोई भी अगर उसकी फर्म जो है वो किसी के साथ भी बिजनेस करती है और वो पे नहीं कर पाती है, जो भी हो ऑब्लिगेशन हो, तो उसके लिए लायबल नहीं होते हैं भाई साहब, यानी कि जो डेथ हुआ है उनका, वो बात हमने लिख दिया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट चला था कि फर्म ने नोटिस नहीं दिया, तो ये भी लिख देते हैं, हमें पता है कि फर्म ऐसे केस में नोटिस दे या ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो हमने उसको भी लिख दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि हम नोटिस दें, तो उस चीज़ को भी हमने दूसरा पॉइंट इसमें लिख दिया। एक बार भी लिख दोगे चल जाएगा, ये लंबा करने के लिए 2-3 बार ऐसे लिखा हुआ है, हालांकि आप पढ़ोगे तो एक ही बात है ये। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया ना कि नोटिस दे या ना दे कोई बात नहीं है। अगला, फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो गया, वही बात है, फेल्ड टू पे द प्राइस ऑफ फर्नीचर, मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि MS&AB कंपनी डिलीवर किया है बाद में 25 जुलाई को, लेकिन वो मर कब गया था आपको पता है, वो मरा था जून में ही, ये देखिए 30 जून को, यानी कि बाद में डीलिंग हुई है। हालांकि वो प्रोविजन हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, पहले ही लाइन से भी देखिए, अगला भी क्वेश्चन जो इंडिकेशन दे रहा था वो पहले ही इंडिकेशन से दूसरा इंडिकेशन भी अपने आप ही लिखा गया। अब जैसे ही डेथ देखे कि मर गया पार्टनर, तो आपने क्या किया, आपने लिखा कि डेथ ऑफ पार्टनर की, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए बाद में वो लायबल नहीं होता। अब यही बात आगे भी क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि बाद में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो क्या उस चीज़ को फिर से लिखोगे, नहीं, दोनों पॉइंट तो एक ही प्रोविजन में हो गया ना। अलग से भी फिर से लिख सकते हो कि हाँ, अगर बाद में आपको पता चलता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में हुआ है तो उसके लिए लायबल नहीं होगा पार्टनर। बात देखिए, जैसे ही पहले ही प्रोविजन आपने लिखा तो उसमें सारे प्रोविजन आ गए पूरे क्वेश्चन के, और फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो गया और पे नहीं कर पाया, तो वही बात है कि अगर इंसॉल्वेंट हो गया है और पे नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए प्राइवेट एसेट्स यूज नहीं होंगे, किसके, जो मर चुका है। फिर क्या हो रहा है कि सामने वाली कंपनी जो है वो रिकवरी चाहती है कि फर्नीचर जो मैं सप्लाई किया उसका, विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन एक्सप्लेन कीजिए कि कुणाल का प्राइवेट एसेट लायबल होगा। अब देखो भाई, एक ही बार में हमने सारी बातें लिख दी है, यहाँ पे देखो एक ही बार में, यहाँ पे पहला हिंट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेथ जैसे ही समझे। अब इससे रिलेटेड हमने जैसे ही प्रोविजन लिख दिया तो क्वेश्चन जो भी कर रहा था वो प्रोविजन की ही बात कर रहा था, जो आपने पहले बार ही लिख दिया। मान लीजिए आपको डेथ, आपको पता था कि पार्टनर का डेथ हुआ है, ठीक है, अगला लाइन आप पढ़े तो आपको पता चला कि फर्नीचर सप्लाई हुआ है 25 मई को, ठीक, 30 जून को वो मर चुका है, सप्लाई पहले हुआ था, ठीक है। इनसॉल्वेंट जो हुआ है कंपनी वो हुआ है 25 जुलाई को, कंपनी डिलीवर कर दिया है 25 जुलाई को, क्या बोला है, कंपनी डिलीवर द फर्नीचर टू 25 जुलाई, मतलब वो तो मर गया पहले ही बेचारा, और 25 जुलाई को फर्नीचर मिला है, और उसके बाद कंपनी फर्म पे नहीं कर पाई। हम 3 लोग हैं, ठीक, आप हमने हमको फर्नीचर दिया, फर्नीचर देना था आपको हमें, ये मर गया, उसके बाद आपने हमको फर्नीचर दिया, अब उसके बाद हमको पे करना था, वो तो पहले ही गायब हो चुका है, हम आपको नहीं पे कर पाए। इन सारी बातों को बस एक्सप्लेन करना था एक एक टर्म में। पहला पार्टनर, पहला लाइन पढ़े हम, डेथ ऑफ पार्टनर, तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि अगर पार्टनर मर जाता है तो उसके प्राइवेट एसेट्स यूज नहीं होंगे, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कैसे पता चला कि हमें क्या लिखना है, दूसरा चीज़ हमें ये पता चला कि नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे नोटिस की बात किया कि फर्म नोटिस नहीं दिया, तो ये भी लिख देंगे कि फर्म अगर नोटिस नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं है, पार्टनर का प्राइवेट एसेट यूज नहीं होगा। तीसरी चीज़ हमने ये भी पढ़ा कि अब वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वो पे नहीं कर पा रहे, तो फिर से हम वही चीज़ लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि पहले ही लिख दिया कि अगर इंसॉल्वेंट हो गया है फर्म और उसमें पार्टनर कोई नहीं है तो वो पार्टनर लायबल नहीं होगा, तो जो भी रिकवरी होगा वो रिमेनिंग पार्टनर से ही होगा, वो चीज़ हम लिख देंगे, बस कहानी खत्म। अगला पूछा कि क्या वो उसका प्राइवेट एसेट्स यूज होगा, बिल्कुल भी नहीं, आप प्रोविजन में लिख दिए कि उसके आफ्टर जो भी होता है उसके लिए इसका प्राइवेट एसेट यूज डिसीड पार्टनर जो लायबल नहीं होता है, और फिर लिख दिए हम कि उसका प्राइवेट एसेट्स भी यूज नहीं होगा। तो दोनों दो ही पॉइंट था इसमें मेनली, अगर आप इसको 3 कर देते कि हाँ फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और पे नहीं कर पा रहा है, तो वही तो बात हो गई ना भाई। यहाँ पे तीसरा पॉइंट फिर आ जाएगा कि प्राइवेट एसेट्स जो है उसके पास नहीं थे, सॉरी उसके प्राइवेट एसेट्स यूज नहीं होंगे। समझ गए, कहानी खत्म है भाई, कुछ भी है ही नहीं। केस बेस्ड वाले तो ज़्यादा हिंट दे देते, और अगर आपको डायरेक्टली पूछ देता क्वेश्चन कि पूरा प्रोविजन बताओ, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या क्या होता है, अब आप सोचने लगते, लेकिन यहाँ पे सारा हिंट दिया कि डेथ तो हुआ ही, तो डेथ को एक्सप्लेन करो। दूसरी चीज़, बिजनेस कंटिन्यूड है और कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो दूसरा आपने लिखा कि बिजनेस कंटिन्यूड है और नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी चीज़ लिखा कि फर्म जो है वो सप्लाई, फर्म को सप्लाई बाद में किया गया और बाद में फर्म ही डिसेबल हो गई, तो इस चीज़ को भी आप बता दो कि अगर फर्म बाद में डिसेबल हो जाती है तो प्राइवेट एसेट जो मर चुका है उसका यूज नहीं होगा। अब आप सोचें कि उसका मरे हुए कहीं की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा है कि क्या कुणाल जो मर गया है उसका यूज होगा, एक्सप्लेन कर दिए हम, बस कहानी खत्म। इतना ही प्रोविजन में लिखना है और कुछ नहीं। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, आप शॉर्टली एक ही बार में समझ जा रहा। पहला बात है डेथ, दूसरा है नोटिस, और तीसरा है कि पे करेगा कि नहीं। भाई पहले पॉइंट में ही समझ में आ गया था कि पे नहीं कर पाएगा, पहले ही प्रोविजन में, तो बात खत्म, आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF में दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप यूज कर लेना। और ये जो है ये मैंने कंक्लूजन लिखा इतना लंबा, मतलब सारे रिलेट कर करके आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो
कि उसका जो है प्राइवेट चीज़ यूज नहीं होगा और इसलिए वो लायबल नहीं है। बाकी जो बचे हुए हैं वो लोग पे करेंगे और डिसीज पार्टनर जो है वो लाइबिलिटी के लिए, फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए लायबल नहीं है। भाई वो 30 जून को मर गया था, 24 जुलाई को तो आप सप्लाई किए, क्या फ़र्क पड़ता है बाद में पेमेंट मिला या नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें बाद में आपको इंडिकेशन मिलेगा, एकदम लास्ट लास्ट तक जाओगे ना तब पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन बात क्या कर रहा था। एक ध्रुव थे जो अपॉइंटेड थे, एम्प्लॉय थे किसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। और उनका कंडीशन क्या था कि इफ़ ही वेयर टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट, जिस दिन वो नौकरी से निकाले जाएंगे, वो कोई भी कस्टमर होगा अगर कंपनी का तो उसे सोलिसाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब किसी तरीके से उनको परसुएड करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, सिंपली कोई निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सिंपल, जिससे कंपनी को दिक्कत हो। अगर निकल जाओगे तो ऐसा कुछ भी मत करना मेरे कस्टमर के साथ, ठीक। आफ्टर यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई हमने क्या कहते हैं कंपनी एक्ट में पढ़ा नहीं है। अब आप बोलोगे कंपनी की कैसे बात होगी, भाई प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे देखो कंपनी, यानी कि ये कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है। और पहला लाइन से कुछ इंडिकेशन मिला आपको, बोला कि अगर तुम कंपनी से निकाल दिए जाओगे तो तुम कुछ भी कस्टमर्स को परसुएट करने के लिए नहीं करोगे। बोला ठीक है भाई, यहाँ से तो कुछ हमें समझ में नहीं आया, ये तो कंपनी लॉ में मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, आगे लाइन में पढ़ते वो इंडिकेट कर देगा। आफ्टर सम टाइम ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, कंपनी का चलो निकलो, यानी कि उसने जरूर कुछ गलती किया होगा। ही सेटअप हिज ऑन बिजनेस, वो खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया और प्रोप्राइटरशिप चलाने लगा। क्या नाम रखा, सनमोन टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड का प्राइस, मतलब समझ रहे हो उसी के प्राइस का ये नया बिजनेस खोला है। आफ्टर सम टाइम ही वाज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, ही सेट अप ऑन बिजनेस अंडर प्रोप्राइटरशिप एंड अंडरकट, क्या किया, सुमनोन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्राइसेस को, उसके प्राइस को कट करने के, अच्छा, ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज लीगल कंसल्टेंट एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहली बार जो कॉन्ट्रैक्ट उसका टूटा उसके कंपनी के साथ, ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी अंडर नेम 7 स्टार्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए अब उसी की तरह का फिर से कंपनी बना दिया, क्यों, वो बोला ना कि तुम मुझको नौकरी नहीं करने देगा, रुको तुमको बताता हूँ। अब यहाँ तक हमें इंडिकेशन एक मिल चुका है, क्या इंडिकेशन मिला यहाँ पे, कि अगर कोई कंपनी आप फॉर्म करते हो किसी भी लॉ को प्रोहिबिट करने के लिए, लॉ को तोड़ने या किसी भी लीगल चीज़ के लिए, तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रह जाते। अब आप करोगे सेपरेट लीगल एंटिटी का कहाँ से यहाँ से टॉपिक आ गया, आगे आपको पता चल जाएगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी का ही बात किया है। और अगर यहाँ तक भी अगर आप प्रोविजन नहीं समझे, मान लीजिए यहाँ तक भी आपको प्रोविजन समझ में नहीं आया, हालांकि मुझे आ गया कि वो बिजनेस जो है वो इसलिए खड़ा किया ताकि पिछले वाले के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जा सके, यानी कि पिछली कंपनी जो इसको बोली है कि ऐसा कुछ मत करना, उसको जो है वो तोड़ा जा सके, उसी के तरह के कंपनी खोल के। वो बोला था ना कि कोई भी सोलिसाइट मत करना मेरे कस्टमर को, अब उसी को सोलिसाइट करने के लिए उसने कंपनी फॉर्म किया है, ये तो समझ में आ गया। तो हमें क्या लिखना है कि अगर कुछ इस चीज़ों के लिए अगर आपने कंपनी फॉर्म किया है तो आप लायबल हो जाओगे, इतना तो हमें पता है कि गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर इतना नहीं पता है तो और आगे पढ़ते हैं, हमें तो पता चल गया, अब हो सकता है आपको पता चले या ना पता चले, आगे पढ़ोगे तो और पता चल जाएगा। इन दिस कंपनी उसने क्या किया, अपने वाइफ, एक फ्रेंड, अपने फ्रेंड को शेयर होल्डर और डायरेक्टर बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ मोड़ नहीं आया है। वो ध्रुव के बिजनेस को चला रहे थे। सुनमोन टिमन प्राइवेट लिमिटेड जो पिछली कंपनी थी वो केस कर दी। अब यहाँ पे क्या है, अब सामने वाली कंपनी केस कर दी। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि इसने जरूर कुछ गलती किया होगा तो उसने केस किया। तो पहली चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है कि कंपनी एक्ट में अगर आपने कोई कंपनी फॉर्म किया है किसी को लॉ को प्रोहिबिट करने के लिए या किसी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल न करने के लिए, तो जिस भी कंपनी के जो भी आपने गलती की है तो आप भी लायबल हो जाओगे, सिंपल, आप लायबल हो जाओगे गलती किए हो तो। और सामने वाले जिसको आपने डिफेंड किया है वो कंपनी आप पे केस कर सकती है। वो कहाँ कहाँ से आपको समझ में आया, वो यहाँ से समझ में आया। बोला कि सामने वाले कंपनी ने इस पर केस भी कर दिया है, तो सामने वाली कंपनी इसको मना की थी। तो पहली चीज़ तुम लिख दी कि अगर कोई कंपनी जो है वो इलीगल चीज़ों के लिए बना रहा है और उस पर पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ तो वो नहीं बना सकता, और अगर वो बनाया है और सामने वाले ने केस किया है, दूसरा लाइन ये समझ में आया कि दूसरे सामने वाले ने केस कर दिया है, तो आप जो है लायबल हो जाओगे, ठीक। बस पहली चीज़ कि आपने गलत किया, दूसरी चीज़ कि आप लायबल हो, और दूसरी चीज़ में ही समझ में आया कि लायबल किसके प्रति रहोगे, जिसने भी आप पर केस किया, क्योंकि उसी के साथ आपने गलत किया है। आगे देख लेते हैं, क्योंकि उसने वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था। समझ में आ गया आपको बात। 7 स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड कहा कि नहीं भाई, हम जो तो ठीक है हम कंपनी फॉर्म किए हैं लेकिन ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं तो लायबल अगर हूँ तो मेरी कंपनी तो लायबल नहीं होगी, मेरी कंपनी में मेरी पत्नी है, मेरे दोस्त है, वो कंपनी तो चलती रहेगी। आपने मुझे ना रेस्ट्रिक्ट किया था, मेरी कंपनी को नहीं किया था, कंपनी से मेरा क्या लेना देना, मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ। अब यहाँ पे आया तीसरा पॉइंट। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या समझ में आया, बोला कि मैंने कोई भी वायलेशन नहीं किया है एग्रीमेंट का।
पहला तो समझ में आया कि उसने जो है उसे बिजनेस से निकाल दिया गया था, कंपनी से, तो वो उसी को डिफेम करने के लिए उसने एक नई कंपनी बनाई। तो आपको पता है कि जब भी आप कंपनी के किसी लॉ को या लीगल रिक्वायरमेंट्स को बंद करना चाहते हो, मतलब उसको प्रिवेल करके कुछ भी कंपनी बनाते हो, तो आप लायबल हो जाते हो। तो पहली चीज़ तो ये लिखना था कि ऐसा अगर आप बनाते हो तो आप भी लायबल हो जाओगे, ठीक है, कंपनी लायबल होगी, आप भी हो जाओगे। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ उसने बोला कि सामने वाली कंपनी केस की है। तो यहाँ पे लिखना है कि अगर इन इन केसेस में, मतलब इन केस अगर आपने कुछ गलत तरीके से कंपनी बनाया है तो आप पे केस भी किया जा सकता है, और वो लायबल, उसके लिए आप लायबल होंगे, मतलब वो लीगल चीज़ है। तीसरी चीज़ हमें समझ में ये आई कि ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ। तो तीसरी चीज़ आपको ये लिखना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो इन केसेस में खत्म हो जाती है अगर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कैसा कैसा हो रहा है, आपने गलत तरीके से बिजनेस बनाया है किसी भी तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट को बंद करने के लिए, तो तीनों प्रोविजन आपके सामने है। अब तीनों को कंबाइन करके प्रोविजन में लिख दो। बोलोगे तीन प्रोविजन कहाँ पे है भाई? पहला प्रोविजन उसने गलत तरीके से बिजनेस बनाया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था कि मत बनाना, उसने बना दिया। तो कंपनी एक्ट जो है 2013 वो ये कहती है कि अगर किसी भी गलत तरीके से आपने बिजनेस बनाया है, आप उसको बनाने के लायक नहीं थे, फिर भी आपने बनाया, तो आप लायबल हो जाओगे। और लायबल इस तरीके से हो गए कि कंपनी और वो दोनों सेम ही ट्रीट किए जाओगे। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया तो आगे खुद तीसरा प्रोविजन कह देता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी टर्म को डिफाइन कर दो। मैंने बोला था कि जो जो आपको लाइन से जो जो टर्म मिल रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला लाइन हमने पढ़ा, उसने गलत तरीके से बिजनेस बनाया। दूसरा लाइन हमने पढ़ा कि वहाँ पे कुछ दूसरा मोड़ ये आया कि सामने वाले ने केस किया, तो ये भी वैलिड है, वो केस कर सकता है यहाँ पे। तीसरा ये समझ में आया कि आप जो कह रहे हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बात खत्म। आप जो पढ़ रहे हो उसको कंक्लूड कर रहे हो माइंड में कि हो क्या रहा है। पहली बार आपने पढ़ा कि उसने गलत बिजनेस बनाया, तो आपके अंदर माइंड में आ जानी चाहिए कि प्रोविजन क्या लिखना है कि अगर आपने बिजनेस बनाया है, किसी भी तरीके से आपने कंपनी बनाया, सॉरी, अगर आपने कंपनी बनाया है और वो बनाना आपको नहीं था, यानी कि आप लायबल नहीं थे बनाने लायक, मतलब आप एलिजिबल नहीं थे, आप रेस्ट्रिक्टेड थे, फिर भी आपने बनाया, तो आप लायबल हो जाओगे पहला लाइन से। दूसरा लाइन समझ में आया, सामने वाले ने केस किया, तो हाँ, अगर सामने ऐसे गलत तरीके से हमने बिजनेस बनाया तो सामने वाला केस कर सकता है। दूसरा प्रोविजन आपको ये लिखना है। तीसरा प्रोविजन ये था, उसने कहा कि नहीं मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, अगर मैं गलत हूँ या मैंने मान लीजिए कंपनी गलत तरीके से बनाया तो मेरी कंपनी को लायबल करो, मैं तो अलग हूँ। या अगर मैं गलत था उस टाइम पे, मुझे नहीं बनाना था, तो मैं सिर्फ लायबल हूँ, मैं सेपरेट लीगल एंटिटी, मेरी कंपनी लायबल नहीं होगी। इस तरीके से वो बोला कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई लेना देना है, कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, और कोई टर्म्स का वो उल्लंघन नहीं किया। तो इसको भी हमने एक्सप्लेन करके नहीं, इन केसेस में सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है। बस तीन प्रोविजन। पहला, आपने गलती की तो आप लायबल हो जाओगे। दूसरी, सामने वाले ने जिसने आप पे केस किया है, ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, तो फेवरेबल होगा। तीसरी, कि आप माना कर रहे हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो आप माना नहीं कर सकते, ये तीसरी। बस तीनों क्वेश्चन में ही हमने पढ़ लिया। मुझे कुछ प्रोविजन नहीं याद भाई, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, फिर भी मैंने जैसे जैसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब प्रोविजन देखिए, इफ अ कंपनी इज फॉर्म्ड एज मेयर डिवाइस टू इवेड लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल चीज़ों को खत्म करने के लिए आपने कंपनी बनाया। पहले ही लिख दिया था कि भाई तुम बिजनेस नहीं करोगे अगर मैंने तुमको कंपनी से निकाला तो, और वो गया और साला ने दूसरा कंपनी बना दिया उसी के तरह डिफेम करने के लिए। तो क्या बोला कि वो लीगल ऑब्लिगेशन को बंद करने के लिए उसने बिजनेस बनाया था, कंपनी खड़ा किया, तो उस चीज़ को हमने लिख दिया कि लीगल के लिए, अगर इलीगल चीज़ों के लिए अगर आपने बनाया है तो कोर्ट कैन पर्स द कॉर्पोरेट विल कोर्ट हटा लेगी। आपका कॉर्पोरेट विल ये कहाँ से आ गया? अरे भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट को भी पहले में ही घुसा दिया प्रोविजन में। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर इस तरीके से कंपनी ऑब्लिगेशन बनाया जाता है तो आप पर्सनली लायबल हो जाओगे। और दूसरी बात ये लिखना था कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो ऐसे केसेस में हट जाएगी। यहाँ पे देखिए, इन द अदर वर्ड्स कंपनी इज मेयर शैम और क्लोक, नया वर्ड है, द सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बी डिसरिगार्डेड इन दिस केस। बस देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और देखो एक ही प्रोविजन में तीनों प्रोविजन घुसा दिया। और इस तरीके से नीचे लिख दिया कि मिस्टर ध्रुव एंड 7 प्राइवेट लिमिटेड शुड बी डिसरिगार्डेड, मतलब वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो कंपनी खत्म कर दी जाएगी कि नहीं भाई नहीं बना सकते, तुम लीगल चीज़ों को बंद करने के लिए किया। इतने में ही देख रहे हो, कंक्लूजन भी होगा, कंक्लूजन तो यस और नो आप जान ही रहे हो, लेकिन मेन प्रोविजन देखो यार कितना छोटा, एक ही लाइन में। और मैं क्या बताया, 3 लाइन, और यहाँ पे एक ही लाइन में तीनों को कंबाइंड किया है। आप अलग अलग लिखोगे तो गलत नहीं होगा। आप लिखोगे कि अगर कंपनी जो है वो किसी इलीगल चीज़ों के लिए बनाई गई है तो उसका जो जो भी शेयर होल्डर्स है वो सारे लायबल हो जाएंगे, ठीक है, सारे लायबल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये लिखना था कि इन केसेस में सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो हट जाती है तो आप लायबल हो जाओगे, और ऐसे केस में जो कंपनी आप पे केस कर रही है वो फेवरेबल कर रही है आप पे। बस उन्हीं चीज़ों को तो लिखा है भाई। देखो एक ही लाइन में सारा प्रोविजन लिख दिया। अब आप सोचो कि 3 प्रोविजन लिखते तो ये क्वेश्चन कितना फुल फ्लेज्ड लगता, समझ रहे हो, कितना प्रोविजन क्लियर लगता कि जब आपने इलीगल तरीके से बिजनेस बनाया है तो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगा और आप लायबल हो जाओगे। अब बोलोगे कि मुझे सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे पता चलेगा? भाई नीचे क्वेश्चन में भी बता दिया भाई कि सेपरेट लीगल एंटिटी को भी लिखो। पिछले क्वेश्चन जैसे हम पढ़ रहे थे डेथ ऑफ पार्टनर, तो हम अपने आप लिख दिए थे कि डेथ ऑफ पार्टनर हो जाता है ना तो बाद में वो लायबल नहीं होता।
अब क्वेश्चन में भी पढ़े तो वही क्वेश्चन था कि क्या वो बाद में लायबल होगा, प्रोविजन खुद पूछ रहा था कि क्या वो लायबल होगा, और वो हमें पहले ही प्रोविजन से समझ में आ गया था। तो इस फ्लो में आपको जो है वो आंसर देना रहता है। एक और क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोविजन के पहले पॉइंट में आपको ये लिखना था कि अगर आप किसी लीगल चीज़ों के लिए अगर आप बिजनेस बना रहे हैं, कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी से आप अलग नहीं होंगे, आप लायबल हो जाएंगे और कंपनी को आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये समझ में आई थी कि सामने वाले जिसने आप पे केस किया है, तो जी हाँ फेवरेबल केस है, ऐसे सिचुएशन में आप जो है बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल है। तो सारे दोनों प्रोविजन एक ही में है, आप देखो ना, आप अलग भी करके लिख सकते हो कि इस केसेस में अगर कोई कंपनी जिसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखा था उसे भी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब जिस तरीके से मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ ना, अगर 2-3 प्रोविजन में बताया, 2 प्रोविजन भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही प्रोविजन में तीनों प्रोविजन आ जाएंगे, या फिर तीनों अलग अलग भी लिखोगे तो तीनों हो जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला मैं एक्सप्लेन किया कि बिजनेस अगर आपने लीगल पर्पस के लिए फॉर्म किया, ये मुझे पता चला, तो आप लायबल हो जाते हो। दूसरी चीज़, हमें ये पता चला कि सामने वाले ने केस किया है कि आपने इलीगल किया, तो हाँ इलीगल तो किए ही हो, तो आप लायबल रहोगे ही रहोगे। तीसरा में पता चला कि आप कह रहे हो कि नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी है तो मैं बच जाऊंगा, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन डाला गया कि नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मुझे खुद याद आ रहा है कि हाँ ऐसा ये कर रहा है, गलत कर रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाती है ऐसे केसेस में, वो मैंने लिख दिया। अब तीनों कब चाहते तो 3 लाइन में लिखते या एक ही लाइन में, देखिए ज़बरदस्ती घुसा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तीनों को अलग अलग करके लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता और आपको जो फुल मार्क्स मिलता। बस कहानी खत्म, ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता ज़्यादा से ज़्यादा। समझ गए? ऐसे लिखना है, तीनों प्रोविजन में से कोई 2 प्रोविजन भी यहाँ पे लिख सकते हो, आप तीनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें आगे चल के आपको सिर्फ सब्सिक्वेंट इंडिकेशन मिलता है, मतलब स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा। प्रकाश गया शॉप पे, बोला भाई 1 किलोग्राम बर्फी दो मुझे, अगर फ्रेश होगा तो ही देना। सप्लायर बोला कि सर मेरे सारे स्वीट्स जो है वो फ्रेश ही हैं। बोला अच्छा, और सारे गुड क्वालिटी के हैं? ओहो ठीक। अब जब तक भाई कोई ट्विस्ट नहीं आएगा तब तक हम प्रोविजन लिखेंगे कैसे? ट्विस्ट देखिए, प्रकाश बोला एग्रीज टू बाई ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट की सबसे पहले वो टेस्ट करेगा 1 पीस ऑफ बर्फी टू चेक द क्वालिटी। बस अब यहां पे आ गया मेरा पहला प्रोविजन। बायर गया और बोला कि मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, तो बोला कि ठीक है खरीद लो। अब ट्विस्ट क्या है भाई, पहले मैं चखूंगा, पहले उसका कोई पीस लूंगा और उसको मैं टेस्ट करूंगा। तो ये क्या होता है, जब बहुत सारा चीज़ रखा हुआ उसमें से एक पीस लेकर अगर बायर टेस्ट करता है तो इसको क्या कहते हैं? सैंपल, सेल बाई सैंपल। समझ रहे हो? ये कंडीशन किसका है? ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जिसमें हम पढ़े थे सेवियर टेम्पटर। वो कहता था कि अगर सेल बाय सैंपल अगर आपका हुआ है तो उसमें आप गलत सप्लाई नहीं कर सकते, यही कहता था ना। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि बायर ने सैंपल लिया है और टेस्ट किया है। सेलर जो है वो गिव हिम 1 पीस टू टेस्ट, ठीक, कि सही है कि नहीं है। तो भाई प्रकाश जो है ऑन फाइंडिंग द क्वालिटी इज गुड आस्क द सेलर टू पैक, तो बायर उसको टेस्ट कर लिया, बोला कि पैक कर दो। तो पहला पॉइंट जो है वो ये समझ में आया कि अगर सैंपल से सेल हुआ है और बायर एग्री कर गया है उस पर, बायर एग्री कैसे कर गया? दूसरी बात ये देखिए, ऑन फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ गुड आस्क द सेलर टू पैक, मतलब बायर भी एग्री हो गया। अगर उसने सैंपल लिया और एग्री हो गया तो बाद में उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता, ऐसा हमने कंडीशन पढ़ा है, ठीक है, सेल बाई सैंपल। ओके, इसमें और अगर अगर एज पर सैंपल अगर उसको सेल नहीं होता है तो क्या होगा? बायर सेलर लायबल हो जाता है। समझे? मतलब अगर हमने सैंपल लिया और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने सामान मुझे नहीं प्रोवाइड किया, जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वैसा आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो बायर नहीं सेलर लायबल हो जाते हैं सेवियर टेम्पटर के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो आप बात? पहला प्रोविजन ही हमें पहला लाइन से पता चल गया। हालांकि पहला प्रोविजन में दूसरा लाइन भी आप यहाँ पे ये डाल सकते हो कि जब वो टेस्ट कर रहा है, ठीक, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला हमने समझ में आया कि उसने एक सैंपल लिया, तो आप लिख सकते हो कि अगर सेल बाय सैंपल हुआ है तो जैसा सैंपल दिया है बायर वैसा ही सेलर को देनी चाहिए। पहला प्रोविजन तो ये। दूसरी चीज़, दूसरी भी वही बात है कि वो एग्री कर गया है और वो खरीदना चाहता है, तो वही है कि अगर बायर एग्री कर गया है सैंपल पर तो आपको एज पर सैंपल ही प्रोवाइड करना है। दोनों बात एक ही है, मतलब दोनों ही लाइन से हमें एक ही प्रोविजन समझ में आया कि बायर ने टेस्ट किया और बोला कि हाँ सही है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो आप कि बायर जैसे ही टेस्ट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सेलर को सप्लाई करना है बाकी सारे स्वीट्स या जो भी गुड्स है। समझ गए? अब 2 प्रोविजन अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो। एक कैसे होगा, आप लिखोगे कि सेल बाई अगर सैंपल हुआ है तो अकॉर्डिंगली गुड्स प्रोवाइड करना है। दूसरा कि इफ द बायर हैज एग्रीड टू द सैंपल देन सेलर सेल सप्लाई द सेम। बस बात तो एक ही है कि बायर टेस्ट किया और आप उस पर रिलाई कर गए और वैसा ही आपको सप्लाई करना है। सिंपल, एक प्रोविजन लिखो या 2 प्रोविजन, बात एक ही है, दोनों एक ही से रिलेटेड है, सैंपल से। दूसरी चीज़, सैंपल से ही तो रिलेटेड है, एग्री कर गया बायर। ऑन रीचिंग द हाउस, बायर का क्या होता है? बायर देखता है कि सामान जो है वो फ्रेश नहीं है, तो तीसरा प्रोविजन अब आप शुरू कर दो
कि if the goods are not provided according to the description or sample then the seller will be liable। बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं है। तीन ही पॉइंट है, या कहो कि दो ही प्रोविजन है। आपको समझ में लग रहा होगा कि तीन प्रोविजन है, तीन ही प्रोविजन है, दो भी प्रोविजन कह सकते हो। जैसे पहले दोनों लाइन से हमें सब जो समझ में आई थी वो ये समझ में आई थी कि टेस्ट किया और बोला कि हाँ ये दे दो, तो या तो आप लिख सकते हो कि अगर बायर टेस्ट किया है तो उसी के अकॉर्डिंग सेलर को देनी चाहिए, या आप सिंपल लिख सकते हो कि जब वो एग्री कर गया तो सेलर को उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि उसने सैंपल या डिस्क्रिप्शन जो भी होता है वो दे दिया है। अब ये प्रोविजन हमें कैसे समझ में आया? ये समझ में आया, साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो टेस्ट किया है भाई बायर ने, तो अगर बायर ने टेस्ट किया है तो सेलर को चाहिए कि वैसा ही प्रोवाइड करे। इतना तो आप जानते हो। दूसरा प्रोविजन जो था, अगला प्रोविजन वो ये था कि एज पर अगर गुड्स नहीं हुए, एज पर सैंपल या एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं हुए तो सेलर लाइबल होगा, सेवी टेम्पटर का एक्सेप्शन। समझ में? अब ये पॉइंट कहाँ से हमें समझ में आया? तीसरा लाइन पढ़े कि वो ले गया घर पे तो उसको पता चला अरे यार ये तो फ्रेश है ही नहीं, तो क्या हुआ यहाँ पे? तीसरा चीज़ आप क्या लिखोगे कि, या दूसरा कहो, दूसरे ही कहो, चलो दूसरा, क्योंकि पहला दोनों लाइन तो सैंपल से ही रिलेटेड था। ठीक, तो आपने अगला क्या पढ़ा कि वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो अब आप एक्सप्लेन कीजिए कि अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो सेलर लाइबल होता है। पहला में आपने लिखा कि जैसा उसने टेस्ट दिया वैसे सेलर को सप्लाई कर देनी चाहिए। दूसरा लाइन आपने पढ़ा कि बायर के पास गलत पहुंच गया, तो आप क्या लिखोगे कि अगर बायर को अकॉर्डिंगली नहीं पहुंचा है तो आप लाइबल हो जाओगे, सेलर। तीसरी चीज़, नाउ प्रकाश वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न द बर्फी, तो तीसरी चीज़ आप ये लिखोगे कि अगर एज पर सैंपल नहीं प्रोवाइड किया था तो उसको रिटर्न भी कर देगा बायर। बस पूरा प्रोविजन खत्म हो चुका है आपका। ये क्वेश्चन लगभग 6 मार्क का होगा, 6 to 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन। अब 6 मार्क्स का में से आपका 4 मार्क्स सिर्फ प्रोविजन पे कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि यस और नो आप आराम से लिख लोगे जैसे प्रोविजन समझ जाओगे तो। और समझोगे कैसे? जैसे क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन सिंपली बोला, क्या बोला है कि प्रकाश जो है वो शॉप पे गया और वहाँ पे बोला कि मुझे इस प्रकार का सामान चाहिए, यानी कि उसने अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर बायर जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन दे देता है या सैंपल दे देता है। सैंपल कहाँ से समझ में? दूसरे लाइन से, तो आप पहले भी लिख सकते हो अगर बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया है तो सेलर को अकॉर्डिंगली ही सप्लाई करनी चाहिए। या फिर अगर वो सेल बाई सैंपल हुआ है, यहाँ पे देखिए वो टेस्ट किया है एक उठाकर पीस, तो अगर वो सैंपल भी दिया है तो अकॉर्डिंग टू द सैंपल सेलर को सप्लाई कर देनी चाहिए। ठीक, दो चीज़ें लिख दी। तीसरा चीज़ आप लिखिए कि अगर वो गलत प्रोवाइड करता है सेलर, क्योंकि यहाँ पे गलत प्रोवाइड किया है, तो सेलर लाइबल हो जाएगा। और इस केस में अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि अगर प्रकाश चाहे तो वो रिटर्न भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगला स्टेट द रीजन वेदर द प्रकाश कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों को मैंने लिखा है नीचे, कहाँ पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाई सैंपल आ गया ना, टेस्ट किया था ना, आपको पता है कि वो बताया कि भाई मुझे ऐसी चीज़ चाहिए तो वो दिया, तो ये क्या किया, एक उठाकर टेस्ट कर लिया। तो सेल बाई सैंपल में बोला था कि सेल बाई सैंपल है, पहला पॉइंट हमें यही समझ में आ गया था कि वो एक पीस उठाकर खाया था। दूसरी चीज़ कि सेल बाई सैंपल जब भी होता है तो बल्क जो है, जो जितनी सामान है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सेलर को सप्लाई करनी चाहिए, और बायर के पास वो चांस है कि कंपेयर कर सके सैंपल के साथ। हाँ ठीक है, वो तो देखा था कि हाँ ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट क्या आया, दूसरा पॉइंट क्या था वहाँ पे? एक पॉइंट तो आपको समझ में आएगा कि सेल बाई सैंपल है और अकॉर्डिंगली सेलर को उसको भेजना है। अब ये सारे पॉइंट मैं कैसे बता रहा हूँ? पहला पॉइंट तो यही था कि वो टेस्ट किया था, तो सेल बाई सैंपल क्या कहता है कि सैंपल अगर बायर ने दिया है तो सेलर को अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो ठीक वही चीज़ लिखा है कि अगर वैसे ही सेलर ने कोई, बायर ने कोई सैंपल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, तो अकॉर्डिंगली उसे सप्लाई कर देनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बाय द डिस्क्रिप्शन देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन द गुड्स है कोरेस्पोंडेंट विद द डिस्क्रिप्शन। अब देखो डिस्क्रिप्शन को इसको पहले एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, सैंपल को बाद में, लेकिन ऊपर नीचे कर दिया, कोई गलती नहीं है। डिस्क्रिप्शन कैसे, यहाँ पे वो बोला था स्वीट्स मुझे फ्रेश चाहिए, तो वो क्या किया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, फिर वो सैंपल टेस्ट किया, तो डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। समझ रहे हो आप? दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया, प्रोविजन को ऊपर नीचे कर दिया। ये क्वेश्चन आईसीआई से मैंने उठाया है आंसर, तो ऊपर नीचे कोई बात नहीं, पहले आप सेक्शन 15 को भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दिए हैं। ये कंडीशन तो ये एक प्रोविजन और दूसरा प्रोविजन यहाँ पे आया। कैसे? पहला में हम पढ़े कि वो खरीदा है और उसने सैंपल लिया है, टेस्ट करके देखा, तो हमने सैंपल को एक्सप्लेन कर दिया कि सैंपल जो है बल्क के साथ होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। दूसरा जैसे हमने उसी में लाइन था डिस्क्रिप्शन का, पहले तो डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख दिया, पहले डिस्क्रिप्शन फिर सैंपल। फिर क्या था कि वो सामान गलत पहुंच गया था, तो अब हम आगे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ़ गुड्स डज नॉट रिस्पॉन्ड विद द इम्प्लाइड कंडीशन बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कि बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा कि हाँ भाई तुम जो प्रोवाइड किए हो वो गलत है। वही तो बोला है यहाँ पे कि प्रकाश फाइंड गलत फाइंड किया, तो नाउ प्रकाश अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो इस चीज़ को भी लिख दी कि हाँ बायर जो है अवॉइड कर सकता है, एंड रिटर्न द बर्फी टू द सेलर। हाँ कर सकता है, ये चीज़ कर सकता है इतना। हाँ ये चीज़ सारा हमने लिख दिया कि बायर कैन अवॉइड द और अवॉइड कर सकता है, बस तीनों चीज़ लिख दिया। एक यहाँ पे आया
दूसरा यहाँ पे आया, ठीक, और तीसरा तो लास्ट में है कि हाँ वो सेल करेगा या नहीं करेगा, ये जो यहाँ वाला था। पहला क्या था कि पहले वो देखा कि भाई सामान मुझे ऐसा चाहिए, डिस्क्रिप्शन दिया, तो डिस्क्रिप्शन को हमने लिख दिया कि सेल बाय, अगर डिस्क्रिप्शन, अगर बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया तो सेलर को अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर देनी चाहिए। दूसरी, अगर उसने सैंपल दिया तो अकॉर्डिंग टू सैंपल प्रोवाइड कर देनी चाहिए। दोनों को एक ही में कर सकते हैं कि अगर सेल बाय सैंपल या सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ है तो सेलर को वैसा ही प्रोवाइड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजन गलत नहीं होगा, दोनों टर्म एक्सप्लेन हो गया, ठीक। अगला पॉइंट था कि प्रकाश को गलत प्रोवाइड हो गया है सामान, तो अब हमने लिख दिया कि अगर उसने सैंपल या डिस्क्रिप्शन दिया था और आपने गलत दिया तो आप लायबल हो जाओगे। तो दूसरी चीज़ हमने ये एक्सप्लेन किया कि अगर डिस्क्रिप्शन ये सब सेल है तो यहाँ पे कंडीशन है कि वैसा ही आपको देना चाहिए, अदरवाइज आप लायबल हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये पूछा कि क्या प्रकाश लायबल होगा या फिर वो रिटर्न कर देगा, तो वो रिटर्न कर देगा। क्वेश्चन यही था कि प्रकाश अवॉइड कर सकता है क्या, तो हमने लिख दिया कि हाँ प्रकाश अवॉइड कर सकता है, अवॉइडेड का भी केस था। अब दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आंसर डिफरेंट होगा, वो टेस्ट नहीं किया रहता। भाई टेस्ट अगर नहीं भी किया रहता, आप समझो ना, तो डिस्क्रिप्शन तो दिया था ना, बस। In other case, sale of sweet in case of sale by description and quality of good does not correspond with the description made by the seller, hence answer will be same, सेम ही रहेगा, वो रिटर्न कर देगा भी प्रकाश। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, समझ गए। आप यहाँ पे दो प्रोविजन क्लियरली एक्सप्लेन करके आना। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कैसे, वो जैसे ही पूछा कि भाई मुझको ऐसा सामान चाहिए तो वो क्या कर दिया, अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया। दूसरी चीज़ वो बोला कि भाई लाओ टेस्ट करके देख लेते हैं, तो सैंपल वाला हो गया, तो सैंपल का हमने लिख दिया कि सैंपल से दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन दिया था तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तीसरा हमने देखा कि बायर के पास गलत पहुंचा तो उसको एक्सप्लेन करके, अगर बायर के पास गलत पहुंचा है तो आप लायबल हो जाओगे, और वो लायबल नहीं होगा बेचारा, वो रिटर्न कर देगा। इतना ही तो सवाल था, और कुछ था ही नहीं, बस खत्म खत्म, और क्या, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये पूरा ट्रिक में अच्छे तरीके से मुझे लगता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सिंपली आपको क्या करना है, एक लाइन पढ़ना है। अगर कोई प्रोविजन में तोड़ फोड़ नहीं आया है, कोई आपको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि किस केस की बात कर रहा है, किस टॉपिक की, तो दूसरा लाइन पढ़ना। दूसरा लाइन में समझ नहीं आया, तीसरा लाइन पढ़ना, पढ़ते जाना एक एक। और हम कह रहे हैं ना, पहला प्रोविजन जैसे ही आप पकड़ में आएगा ना, तो आपको सारा प्रोविजन समझ में आ जाएगा, नीचे वाला भी। अब क्वेश्चन खुद सपोर्ट कर रहा होगा आपको कि आगे अपना प्रोविजन कैसे आपको लिखना है। पूरा प्रोविजन आपको क्वेश्चन सपोर्ट करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा लॉ का जो है कोई प्रोफेसर हूँ जो मुझे सारे आंसर्स इस तरीके से पता था। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और प्रोविजंस उसी के रिलेटेड हम याद कर रहे हैं माइंड में कि अच्छा ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर पढ़े एक लाइन, फिर अच्छा ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर पढ़े एक लाइन, ऐसा होता है तो क्या होता है। अब लाइन पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अगला लाइन पढ़ेंगे, उसको स्किप करके आगे ना आगे जरूर कुछ मिलेगा। और अगर आगे नहीं भी मिला तो लास्ट में क्वेश्चन खुद एक्सप्लेन कर देगा कि बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी इस केस में क्या होगा, लो वहाँ पर टॉपिक ही डाल देगा, ऐसा तो समझ में आ जाएगा आपको। बस इतनी सी है, ये कोई ट्रिक नहीं। मैं आज तक चाहे वो मैथ्स में ट्रिक बताऊँ, मैं लॉजिकल रीजनिंग में ट्रिक बताऊं, लॉ में ट्रिक बताऊं, मैंने कभी ऐसा ट्रिक नहीं बताया कि आपको याद करने की जरूरत होगी। आप क्वेश्चन को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैथ्स में मैं ट्रिक बताया था वो वाला कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जो 5 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो एनयूटी से डालता है, ऐसे ही वो पांचों क्वेश्चन कैसे आप 2 मिनट में सोल्व कर लोगे। बिल्कुल वो जैसे ही हार्ड जब जब डालता है ना तो वो हिंट देता है, और वो हिंट का इतना जोरदार हमने, मतलब इतना जोरदार हमने उसका ट्रिक निकाला था कि आप देखोगे ना हिंट, क्वेश्चन बन गया खत्म। वो क्या पूछ रहा था, एन्युटी रेगुलर ड्यू, कोई मतलब नहीं, आंसर मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन से डायरेक्टली। इस तरीके से आपको कुछ भी याद करने के लिए मैं कभी भी ट्रिक नहीं बताता। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बताना जो लंबा इसलिए मैंने बनाया, मैं लंबा नहीं बनाना चाहता था कि एक एक चीज़ समझा दूँ। अब आप जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में अगेन आपका प्रोविजन आता रहेगा, समझ गया, ठीक है। थैंक यू।